Students, now we will discuss section B of model paper number 3 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने 20 में से 14 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं पहले आपको बता दूं कि इस पेपर का मॉडल पेपर नंबर 3 का तकरीबन 7 क्वेश्चन सेक्शन बी में से थे जो कि काफ़ी कॉन्सेप्चुअल बनाए गए हैं। बहुत मुश्किल नहीं कह सकते कि बहुत मुश्किल हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल बनाए गए हैं। ठीक है, तो आप उन क्वेश्चन की स्ट्रक्चर को समझें ताकि अगर इसी तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो फाइनल पेपर में आ जाते हैं तो आप कंफ्यूज ना हो और आप इजीली सॉल्व कर लें। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ जिंक and 30% weight by weight sulfuric acid solution of density this for the following reaction। अब हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन यूज्ड, यानी इसका सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन का वॉल्यूम बताना है। तो ये भी है तो स्टोकियोमेट्री का ही है, न्यूमेरिकल, जिसमें थोड़ा सा कंपैरिजन भी आ जाता है। अगेन उसके बाद ये यूनिट कन्वर्जन, यानी आप कह सकते हैं सोल्यूशन वाले जो चैप्टर है, सोल्यूशन के चैप्टर यूनिट कन्वर्जन्स वाला। ठीक है, कंसंट्रेशन यूनिट्स कन्वर्जन वाले भी इसमें क्वेश्चन डाल दिया है। ठीक है, दोनों आप कह सकते हैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स को मिक्स करके यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको अपनी बुक में नज़र नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप देख लें कि आपको डाटा क्या दिया हुआ है। आपको 3 चीज़ें दी हुई हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। ठीक है, और बताया हुआ है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो 30% वेट बाय वेट है। ठीक है, और उसकी डेंसिटी ये है, और सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन का हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये जो डेंसिटी है ये तो बिल्कुल एंड पे यूज़ होगी, आखिरी स्टेप में, क्योंकि आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर वॉल्यूम होता है। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर वॉल्यूम। वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो डेंसिटी तो आपको गिवन है। ठीक है, अब असल में पूरा जो क्वेश्चन है वो उसमें आपने मास फाइंड आउट करना है, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो आपको 2 चीज़ें गिवन हैं, एक जो है वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स गिवन हैं। ठीक है, और दूसरा आपको जो है वो परसेंटेज की गिवन है, परसेंट वेट बाय वेट सोल्यूशन का पता है। ठीक है, यानी 30% वेट बाय वेट सोल्यूशन है ये। तो आपको करना क्या है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को यूज़ करते हुए आपने सबसे पहले अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जब वो फाइंड आउट हो जाएगी तो देन उसमें से आपने फिर उसको 30% वेट बाय वेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बेसिक आपका जो डाटा जो आपने मेन लेके यूज़ करना है और उसको लेके चलना है, तो वो आपके पास है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उससे आपने सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, और फिर सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स जब आपको फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है, तो उससे उसके मोल्स फाइंड आउट करने हैं, फिर उसका मास फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सोल्यूशन में आप देख लें कि आपके पास जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स थे उससे जो है वो मोल्स, और पहले मॉलिक्यूल्स से मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट किया। ठीक है, फिर मोल्स से आपने क्या किया कि कंपैरिजन मेथड आपने यहाँ पर लगाया है कि हाइड्रोजन का अगर 1 मोल होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड का भी 1 मोल होता है। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, तो अगर हाइड्रोजन के इतने मोल्स हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड के भी इतने ही होंगे, 14.45। ठीक है, जब मोल्स पता चल गए तो उससे मास आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक जब आप पहुँच जाते हैं मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तक, तो अब आपने जो है वो क्या करना है, 30% वेट बाय वेट फाइंड आउट करना है। तो ये वाला यहाँ पर इन्होंने सोल्यूशन में डायरेक्ट कर दिया है, तो मैं ये वाला स्टेप आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स, 30% वेट बाय वेट का क्या मतलब होता है कि 30 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है और 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है। ठीक है, सोल्यूशन का जो वेट है वो 100 ग्राम है। तो इसी तरह आप 1 ग्राम में करेंगे तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 3, और जो आपने फाइंड आउट किया है 16.28 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो आपका सोल्यूशन का कितना वेट बनेगा वो आप फाइंड आउट कर लें, 16.28। तो आपके पास आंसर आ जाता है 472093। तो ये सोल्यूशन का मास आ जाता है। तो बेसिकली यही हमें चाहिए था। अब हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे और डिवाइड बाय डेंसिटी से करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन।
ठीक है। तो ये बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ आपने इस तरह के क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको पता हो कि हमने डाटा किस तरीके से लेके चलना है। अगर हमें डेंसिटी दी हुई थी तो वो कहाँ यूज़ हो रही थी, परसेंट वेट बाय वेट दिया होता तो कहाँ यूज़ हो रहा था। मेनली जो हमारे पास डाटा स्टार्ट से वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को ही लेके चलना था। ओके, तो स्टूडेंट्स ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। और अगर आपको स्टोक्यू के जो न्यूमेरिकल्स हैं और सोल्यूशन चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं जिनमें यूनिट कन्वर्जन्स होती हैं वो बहुत अच्छे से आते होंगे तो आप ये कर लेंगे, ठीक है। देन है सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब ब्रीफली द मिसिबिलिटी ऑफ फिनोल वाटर सिस्टम। तो फिनोल वाटर सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपका सोल्यूशन का जो चैप्टर स्टार्ट होता है और उसमें आपको डिफरेंट सोल्यूशंस की टाइप्स बताई हुई हैं। तो ये जो है वो पार्शली मिसिबल सिस्टम है और इसमें आपके पास क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर या अपर कंसोलेट टेम्परेचर भी जो है वो आपने एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आया है, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है डिस्क्राइब ब्रीफली ज़ीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट ऑन बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ये भी सीधा क्वेश्चन आया। लिस्ट द क्वांटम नंबर वैल्यू ऑफ 5p। ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि अगर 5p आपके पास ऑर्बिटॉल है तो उसके क्वांटम नंबर सारे बता दें, ठीक है, यानी n, l, m और s। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप इसमें टेबल बना लें। जब आपके पास क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 होगा, ठीक है, तो एजिमुथल क्वांटम नंबर जो है वो क्या होता है 0 से लेकर n-1, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 0 से लेकर n-1 क्या होगा 5 - 1 मतलब 4, 0 से लेकर 4 तक 0 1 2 3 4 मतलब ये 5 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ऑर्बिटॉल जो है वो ऑर्बिटॉल 5p गिवन है, ठीक है, 5p गिवन है। तो अब आप इनमें से देख लें कि आपके पास जो S0 जो है वो S के लिए होता है, 1 जो है वो P के लिए होता है, ये D के लिए होता है, ये F के लिए होता है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो आपके पास 5p ऑर्बिटॉल है, ठीक है, 5p के लिए आप ही सारा कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि L की वैल्यू में से 1 जो है वो सेलेक्ट करनी है, ठीक है। 5p के लिए L की वैल्यू 1 होगी, तो ये आपके पास 1 हो जाती है, ये 0 से n-1, ठीक है। तो ये आप लिख लेंगे, ये हमने p के लिए सिलेक्ट किया है, ठीक है। और फिर m क्या होता है प्लस माइनस l होता है, ठीक है, यानी +1 भी है, इसकी वैल्यू 0 भी है और -1 भी है, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज़ इसकी आएंगी। और फिर इसके साथ आप इसके जो क्वांटम वो लिखेंगे स्पिन +½ -½ ठीक है, +½ -½ और इसमें भी +½ -½ ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको शो करना है, ओके। तो यहाँ ऊपर आप हेडिंग देंगे 5p के लिए। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें अगर आप p को लेके नहीं चलेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी 0 1 2 3 4 में से आपको 1 सेलेक्ट करना था आगे। देन इंटरप्रेट द चेंज इन द बॉन्ड एनर्जी इन द फॉलोइंग। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज़ कर रही है, साइज़ ऑफ द हेलोजेंस इंक्रीज़ कर रहा है, तो जिसकी वजह से बॉन्ड जो है वो वीकर होता जा रहा है, तो इसलिए उसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है, ठीक है। ये भी सिंपल क्वेश्चन आया है। डेमोन्स्ट्रेट द वैल्यूज़ ऑफ द बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर एंड टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इन आर्साइन बाय वेस्पर थ्योरी एंड ड्रॉ इट स्ट्रक्चर। तो ये बिल्कुल NH3 की तरह है, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली से ही आर्सेनिक जो है वो बिलोंग करता है। तो इसमें भी बिल्कुल स्ट्रक्चर जो है अमोनिया की तरह बनेगा, ट्राइगोनल पिरामिडल विद 1 लॉन पेयर, ओके। नेक्स्ट आ जाता है शो। अब देखें, अब ये करने के लिए SLO बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल करने के लिए उन्होंने नाइट्रोजन फैमिली का कोई और एलिमेंट ले लिया है। मींस कि अगर स्टूडेंट्स को अमोनिया को एक्सप्लेन करना आता है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, तो उनको आर्साइन को भी एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ASH3 को भी एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं कि इसका एटॉमिक नंबर भी आना चाहिए और आप पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के और करेंगे। अगर आपको इतना भी पता है कि ये नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है आर्सेनिक, ठीक है, तो आप कहेंगे कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से आप
जो है वो करेंगे, 3 जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ हो जाएंगे, 2 जो हैं वो एज अ लॉन पेयर जो है वो एक्ट करेंगे। तो ये आपके पास भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यानी SLO बेस्ड बनाया हुआ था। नेक्स्ट आपके पास है शो बाय डेविएशन द यूनिट ऑफ डेंसिटी इन द एक्सप्रेशन वेयर R इज इक्वल टू दिस। तो ये 7th क्वेश्चन भी एक जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाया हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो हमने आपको फॉर्मूला दे दिया है, R की वैल्यू भी दे दी है, तो अब आपने ना T का यूनिट लगा के और P का यूनिट लगा के, M का यूनिट लगा के, यानी प्रेशर और मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट लगा के, तो आपने डेंसिटी का यूनिट बताना है, ठीक है। तो बेसिकली देखें, टेम्परेचर तो आप हमेशा केल्विन में ही लेते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट भी ग्राम्स पर मोल में ही होता है। तो बेसिकली प्रेशर का यूनिट क्या होगा, तो वो जो इन्होंने R दिया हुआ है ना, R की वैल्यू 0.0821 ATM DM³ पर मोल पर केल्विन। तो ये जो प्रेशर है वो ATM में लिया हुआ है, तो आपने यहाँ पे भी ATM में लेना है ताकि ये आपस में कट ऑफ हो जाए, ठीक है। और ये इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये बेसिकली है तो बहुत इजी, लेकिन कॉन्सेप्चुअल बनाया हुआ है, ऐसा आपको बुक में नहीं नज़र आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज शोन इन द फॉलोइंग ग्राफ at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, sketch the deviation from the ideal behavior at 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब ये देखें, ये भी बिल्कुल आपने एक और इसी तरीके का ग्राफ बनाना है, लेकिन उसकी लाइंस आपने क्या करनी है, आइडियल गैस से डेविएट करनी है या आइडियल गैस के पास आएंगी, ठीक है, ये आपने चीज़ देखनी है। तो अभी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में पिछली वीडियो में क्या बताया था कि जब हम गैस आइडियल बिहेव कब करती है, हाई टेम्परेचर पे आइडियल बिहेव करती है, और जब टेम्परेचर लो करेंगे तो मॉलिक्यूल्स करीब करीब आएंगे, उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस डेवलप होंगी, तो वो नॉन आइडियल हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पास आइडियल गैस की लाइन है जो कि यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है, तो ये जितनी लाइंस है ना ये इससे दूर चली जाएंगी, ठीक है। तो हम ज़रा इसको यहाँ पर ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर स्टूडेंट को ये बात पता है कि टेम्परेचर 25 से 5 पे आ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो गैस आइडियल बिहेव कर रही है या नॉन आइडियल, ये अगर स्टूडेंट को पता है तो वो, अगर उसको पता है नॉन आइडियल बिहेव कर रही है क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है, तो वो ग्राफ की लाइन्स को भी ईजीली जो है वो मूव कर सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे प्रेशर होता है और वाई एक्सिस पे हमारे पास होता है PV ओवर RT, ठीक है, N इज इक्वल्स टू PV ओवर RT, ठीक है। जैसे वो गैस इक्वेशन होती है ना, PV इज इक्वल्स टू NRT, तो उसमें हमने N के लिए इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया है। अब ये यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर कोई आइडियल गैस है, 1 मोल उसका हमने लिया हुआ है, ठीक है, तो उसका जो प्रेशर है, जिस प्रेशर पे हमने उसको रखा हुआ है, जो वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, R की वैल्यू और टेम्परेचर, वो सब अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो नंबर ऑफ़ मोल्स उसके यानी N की वैल्यू 1 आनी चाहिए, ठीक है, और हमने वो इक्वेशन, वो गैस भी 1 मोल ही ली हो कंटेनर के अंदर, ठीक है। तो ये ओबे करता है आइडियल गैस के लिए, N की वैल्यू 1 आती है। तो ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पर ये आइडियल गैस के लिए 1 पे ये लाइन शो हुई हुई है, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी गैस आइडियल नहीं है, नॉन आइडियल है, तो वो इससे डेविएट कर रही होगी, ठीक है। ये देखें, अब कुछ लाइंस इस तरह से जा रही हैं, कुछ इस तरह से जा रही हैं, ठीक है, हाइड्रोजन की इस तरीके से जा रही है। तो बेसिकली हमने क्या करना है, इनको और ज़्यादा डेविएट करना है, इनको और ज़्यादा डेविएट करना है। तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से, बिल्कुल जैसे इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, लेकिन हम इनको ना थोड़ा सा और इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब मैं अगर हाइड्रोजन की ड्रॉ करूँ तो हाइड्रोजन की मैं और इस तरीके से ड्रॉ करूँगी, यानी देखें हाइड्रोजन का पहले डिस्टेंस इतना था और अब हाइड्रोजन का डिस्टेंस कितना ज़्यादा हो गया, मतलब वो आइडियल से और ज़्यादा दूर जा रहा है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का भी अगर मैं करूँ तो मैं इसको इस तरह से कर लूँगी, नाइट्रोजन का सॉरी थोड़ा सा इस तरह कर लूँगी, ठीक है। सारी जैसी हैं वैसी एज इट इज़ ड्रॉ करनी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसको हम ना डेविएट और ज़्यादा डेविएट करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं मीथेन का करूँ ना, मीथेन, तो मीथेन यूँ करके ना मैं यूँ ले जाऊँगी। मीथेन देखें पहले यहाँ पर है, तो अब ये यहाँ चली गई है, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन को देखें यहाँ पर है ना, तो मैं नाइट्रोजन को यूँ करके यूँ ले जाऊँगी, ठीक है, यानी इधर था नाइट्रोजन तो वो इधर चली गई है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने सबको थोड़ा थोड़ा और डेविएट कर देना है लो टेम्परेचर पे। और अगर यही काम हाई टेम्परेचर पे होना होता तो हम क्या करते, जैसे अगर हाइड्रोजन की ये है ना, ठीक है, तो हम मैं हाइड्रोजन को और इस लाइन, आइडियल लाइन के करीब कर देती, ठीक है, क्योंकि ये हम कहते हैं कि टेम्परेचर और ज़्यादा हाई कर दिया है, तो ये आइडियल के बिल्कुल करीब करीब हो गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अ गैस कलेक्टेड ओवर वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपके पास
सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द ड्राई गैस एट STP व्हेन एक्वस टेंशन इज 9.2। तो ये आपकी बुक में से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द सरफेस टेंशन ऑफ द गिवन सॉल्वेंट्स इन टर्म्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाया हुआ है कि सरफेस, देखें सरफेस टेंशन का डायरेक्ट भी पूछा जा सकता था क्वेश्चन कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सरफेस टेंशन को अफेक्ट करें, लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछा। SLO बेस्ड करने के लिए आपको 2 मॉलिक्यूल्स दे दिए हैं और दोनों की सरफेस टेंशन दे दी है। ठीक है, वाटर की बहुत ज़्यादा है और हेक्सेन की कम है। तो अब आप बताएंगे कि वाटर की क्यों ज़्यादा है, क्योंकि बेसिकली सरफेस टेंशन होता क्या है कि हमारे पास अगर कंटेनर में वाटर पड़ा हुआ है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पर है ना, ठीक है, तो उनको क्या है, यानी एक मॉलिक्यूल अगर सरफेस पर है तो उसको राइट साइड वाला मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच रहा है, लेफ्ट साइड वाला अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, राइट और लेफ्ट वाली फोर्सेस तो आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाती हैं, लेकिन जो डाउनवर्ड वाला मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, तो उस साइड पे, अप साइड पे तो कोई फोर्स है ही कोई नहीं। ठीक है, मॉलिक्यूल ही कोई नहीं है। तो इट मीन्स कि सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है उसको हर वक्त जो है ना डाउनवर्ड एक फोर्स फील हो रही है, मॉलिक्यूल उसको खींची जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। जो मॉलिक्यूल सरफेस पर है उसको एक फोर्स फील हो रही है डाउनवर्ड। तो अब क्या है कि वाटर के केस में क्या होता है कि जो नीचे वाला मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ उसके साथ जुड़ा हुआ और बहुत स्ट्रांगली खींच रहा है उसको, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स की सरफेस टेंशन ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर है, और वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस से दूसरे मॉलिक्यूल को नीचे, मतलब जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है उसको नीचे खींच रहा है। ठीक है, तो इस वजह से उसकी जो है वो सरफेस टेंशन कम है, क्योंकि उसको कम फोर्स फील हो रही है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने 10 जो क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं।